आपका स्वागत है BQ प्राइम हिंदी पर। आज हमारे साथ है DS पाई IMD से, जो हमें बताने वाले हैं साउथ वेस्ट मॉनसून्स की प्रोग्रेस के बारे में। सर धन्यवाद हमारे साथ आज इस कॉन्वर्सेशन में पार्ट लेने के लिए। तो साउथ वेस्ट मॉनसून्स का ऑनसेट आज केरला में हुआ। आगे जाकर प्रोग्रेस की आपको क्या लगता है, आगे का पाथ कैसा लग रहा है साउथ वेस्ट मॉनसून्स के लिए? हाय, एक्चुअली लास्ट दो तीन दिन से मानसून केरल में आने के लिए वेट कर रहा था। पर्टिकुलरली ये इसलिए स्लो डाउन हो गया। आप जानते हैं कि एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन सिस्टम अरेबियन सी में फॉर्म हुआ है। इसके वजह से थोड़ी रुकावट थी, लेकिन लास्ट 24 आवर्स में पूरा कंडीशंस जो जरूरत है ऑनसेट के लिए, ये पूरा क्लियर हो गया। पूरी केरल में अच्छे बारिश मिला, वाइड स्प्रेड रेनफॉल, और इसके साथ साथ साउथ ईस्ट अरेबियन सी में मानसून लो लेवल फ्लो बहुत स्ट्रांग था। उसका डेप्थ मिड ट्रोपोस्फेरिक लेवल तक था। साउथ ईस्ट अरेबियन सी में अच्छी क्लाउडिंग भी था। इसकी वजह से केरल में लास्ट 24 to 48 आवर्स में अच्छी बारिश मिली, और इसका मानसून साउथ वेस्ट मानसून का आगमन हुआ आज। इसके साथ साथ जो साउथ ईस्ट अरेबियन सी में जो रिमेनिंग पार्ट्स था, थोड़ा सेंट्रल अरेबियन का रीजन में, पूरी लक्षद्वीप एरिया में, और थोड़ी साउथ तमिलनाडु, रिमेनिंग एरियाज ऑफ कॉमरिन सी, थोड़ी पार्ट्स ऑफ बे ऑफ बंगाल, ये पूरा एरिया में मानसून का ऑनसेट हुआ है। और हमें लगता है नेक्स्ट 24 to 48 आवर्स में वेस्ट कोस्ट में थोड़ा और फर्दर प्रोग्रेस होगा, पूरी केरल में और थोड़ी सदर्न पार्ट्स ऑफ कर्नाटका, थोड़ा तमिलनाडु का और थोड़े भागों में, थोड़ा पार्ट्स ऑफ बे ऑफ बंगाल, और इसके साथ साथ सम पार्ट्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया में भी इसका मानसून का ऑनसेट होने की संभावना है। ओके सर, ऐसा कहा जा रहा है कि एल नीनो की डेवलपमेंट की वजह से साउथ वेस्ट मॉनसून्स पर इसका कुछ प्रभाव पड़ सकता है। क्या आप हमें इसके बारे में कुछ बता सकते हैं? देखिए, ये सब जानते हैं कि एलिनो के समय पर, एलिनो ईयर्स में जनरली मानसून थोड़ी वीक रहता है, सामान्य से कम बारिश मिलती है भारत में। और अभी एट प्रेजेंट ये जो सी सरफेस टेम्परेचर है इक्वेटोरियल, सेंट्रल और ईस्ट पैसिफिक में थ्रेशोल्ड से भी ऊपर गया हुआ है। एलिनो कंडीशन स्लोली इवॉल्व हो रहे हैं, लेकिन इसका इम्पैक्ट जो एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन और मानसून में होने के लिए कभी कभी 1 महीने से 2 महीना या 3 महीना लगता है। इसका जो डिले गैप होता है, ये डिसाइड करता है कब से मानसून के ऊपर इसका प्रभाव पड़ेगा। हमें लगता है फ्रॉम लास्ट पार्ट ऑफ मानसून सीजन, पर्टिकुलरली अगस्त और सितंबर में इसका इम्पैक्ट जनरली ज्यादा होता है। इस साल थोड़ा लेटर पार्ट ऑफ जुलाई में भी हो सकती है। लेकिन आपको यह जानना चाहिए कि यह सिर्फ एलिनो ही नहीं है मानसून के ऊपर इम्पैक्ट करते हैं, दूसरा भी एस्पेक्ट है। जैसे इंट्रा सीजनल मानसून, इंट्रा सीजनल ऑसिलेशन होता है, जो सीजन के अंदर मानसून वेरिएबिलिटी लेके आता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है। ये अभी कभी फेवरेबल हो सकता है, कभी ये नंबर ऑफ लो प्रेशर सिस्टम, लो प्रेशर डिप्रेशन, ये सभी जो बे ऑफ बंगाल में फॉर्म होता है और मानसून रीजन में जो जाके अच्छी बारिश देती है, इसका नंबर कितना है, ये कैसे, इसका ट्रैक क्या होगा, ये इसके साथ साथ जो अभी हम लोगों को ये भी एक्सपेक्टेशन है कि पॉजिटिव इंडियन ओशन डाइपोल कंडीशंस इक्वेटोरियल इंडियन ओशन में फॉर्म होने की संभावना है। यदि वो इसका भी बहुत स्ट्रॉन्ग संभावना है। यदि ये होता है तो
ये पॉजिटिव है मानसून के लिए। सो यदि पॉजिटिव आईओडी कंडीशंस फॉर्म होता है, ये एलिनो की नेगेटिव इंपैक्ट को थोड़ा कम करेगा। तो इसीलिए आपने देखा होगा आईएमडी ने फोरकास्ट 96% ऑफ लॉन्ग पीरियड एवरेज दिया हुआ, ये सामान्य यानी 100% 4% कम है। ये इस कारण है कि हम लोग ये एलिनो की इंपैक्ट एक्सपेक्ट करते हैं, नेगेटिव इंपैक्ट। एट द सेम टाइम पॉजिटिव इंपैक्ट ऑफ आईओडी, ये लगता है कि ये पॉजिटिव इंपैक्ट ऑफ आईओडी इनका जो नेगेटिव इंपैक्ट ऑफ एलिनो में थोड़ा कम करेगा। तो बारिश थोड़ी कम है, लेकिन अराउंड इन द नॉर्मल लिमिट 96 ये नॉर्मल लिमिट के साथ आता है। और जैसे मैंने बताया, दूसरा एस्पेक्ट और नंबर ऑफ डिप्रेशन, ये भी एक फैक्टर आएगा कैसे मानसून में इंपैक्ट करेगा। सो इसलिए ये जो नंबर ऑफ डिप्रेशन कैसे एमजेओ इंपैक्ट करेगा, इंट्रा सीजनल, ये सभी हम लोग एक सीजन के पहले बोलना मुश्किल होता है इसको। इसी कारण आईएमडी ने सीजनल फोरकास्टिंग के साथ साथ एक्सटेंडेड रेंज फोरकास्ट, यानी नेक्स्ट 4 वीक्स को क्या होगा इसका भी फोरकास्ट देता है। सिमिलरली हम लोग नेक्स्ट 10 डेज में डे टू डे वेरिएशन कैसे होगा इसका भी फोरकास्ट जनरेट करते हैं। सो हम लोग जब एक डिसीजन मेकिंग करते हैं, नॉट ओनली सीजनल फोरकास्ट, एक्सटेंडेड रेंज, शॉर्ट रेंज, ये सभी एक साथ एक साथ ले आकर के उसका लेकर के डिसीजन मेकिंग होना चाहिए। जैसे मैंने बताया, इन एडिशन टू ये टाइम स्केल फोरकास्ट, हम लोग नाउकास्टिंग का भी मॉडल्स डेवलप किया हुआ है। ये यूज करके हम लोग नेक्स्ट 2 और 3 आवर्स में क्या थंडरस्टॉर्म होगा, लाइटनिंग होगा, हेवी रेनफॉल होने की आशंका है, कौन सा एरिया में होगा, इसका फोरकास्ट भी जनरेट करके देते हैं। ये सब एक्चुअली यूजर्स के लिए ये पूरा फोरकास्ट एक साथ करके उसका डिसीजन मेकिंग में हेल्प करे। ओके सर, मेरा एक छोटा आखिरी सवाल, तो किसानों को किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए खरीफ क्रॉप्स के सीजन की सोइंग करने के पहले? देखिए, जैसे हम लोग डे टू डे फोरकास्ट देते हैं, एक्सटेंडेड रेंज फोरकास्ट देते हैं, इसको यूज करके जो स्टेट लेवल या डिस्ट्रिक्ट लेवल जो कृषि डिपार्टमेंट है वो स्टेट का, ये हमारा फोरकास्ट लेकर का और उनका एक्सपर्टाइज यूज करके एडवाइजरीज बनाता है। आईएमडी भी उनके साथ बैठ के एक साथ बैठ करके एडवाइजरीज और वार्निंग, फार्मर्स वार्निंग बनाते हैं, एडवाइजरीज बनाते हैं। हफ्ते में 2 बार जनरेट होता है। ये पूरे डिफरेंट डिसमिनेशन मेथड से, एसएमएस या केवीके थ्रू टीवी, रेडियो, ऐसे माध्यमों से ये फोरकास्ट और एडवाइजरीज फार्मर्स तक पहुंचने की व्यवस्था है। जो इनको फार्मर्स को ये एडवाइजरीज या जो वार्निंग दिया हुआ है, एग्रोमेट एडवाइजरी, इसका लेकर के अपना फार्म में क्या करना है, ये बेस्ड ऑन दैट एडवाइजरी ओनली ही शुड टेक। यही मेरे लिए उनके लिए सजेशन है। सर, थैंक यू सो मच हमारे लिए वक्त निकालने के लिए।